पूछो ना, पूछो, आप ही पूछ लो। उसी के लिए बताता हूँ। ठीक है जी, आपका सवाल है। तो वेलकम एवरीवन। मैंने सवाल पूछा कि कुछ अलग से पढ़ना चाहिए कि नहीं। पढ़ने को आप पढ़ सकते हो, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, लेकिन जो हमारा सिलेबस है वो एग्जैक्टली किसी एक किताब पे नहीं मिलेगा आपको। तो आपका जो सिलेबस है वो किसी एक किताब पे नहीं मिलेगा आपको। हम कोशिश कर रहे हैं कि अ, हम आपको जो आपको घर में पढ़ना था वो हम खुद ही पढ़ा दें। नोट्स ऐसे दें कि आपको जगह जगह पे करना ना पड़े। अगर आप अपने लेवल पे कुछ करना चाहते हो वो ये है कि वो ढेर सारे एमसीक्यू करो टॉपिक वाइज। मैंने बुक देखी नहीं है वो वाली जो भी जिसने भी लॉन्च की है। दो सेकंड होल्ड करना। क्या है मैडम? चाहे तो बाद में एडिट भी कर सकते हैं ना। तो कोई भी बुक मार्केट में अवेलेबल है, मुझे नहीं पता, आप चाहें तो नजर मार सकते हैं। आई एम नॉट सीन इट। हम तो अपने नोट्स बना रहे हैं हर चैप्टर वाइज। कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज करें। ये कर सकते हो आप कि कोई फाउंडेशन किसी एक चीज को बना दो। फॉर एग्जांपल हमारे नोट्स को फाउंडेशन बना दिया आपने। अब अगर आपको लग रहा है कि यार हमने जो ये पढ़ा यहाँ पे समझ में आ गया, एमसीक्यू प्रैक्टिस की, आपको एक टॉपिक एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ गई, एमसीक्यू भी निकल रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि थोड़ा दूसरी किताब पे भी नजर मार लीजिए ऊपर ऊपर से, सरसरी नजर जिसको बोलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं किसी और किताब में, वो कर सकते हो। फाउंडेशन किसी एक चीज को चूज करो और उसके ऊपर बिल्ड अप करो, रादर देन कि आप एक चीज को मल्टीपल जगहों से पढ़ने से अच्छा है कि पहले जो एक नोट्स आपको मिले उसको आप रट लो, पढ़ लो, समझ लो, फिर उन्हीं नोट्स पे एडिशन करो। एक एक्स्ट्रा पेज डाल के कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आपको मिल गया कि हाँ ये चीज एक्स्ट्रा है, ये ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, पहले आप फाउंडेशन बना लो, फिर दूसरे किसी बुक को रेफर कर सकते हो आप। गुड आफ्टरनून शायद, हाँ। आप आज तो चैट जीपीटी के जमाने में तो आपको कहाँ ढूंढने की जरूरत है। आप किसी भी टॉपिक पे टाइप करो, राइट मेक 10 एमसीक्यूज ऑन दिस टॉपिक, आपको बड़े अच्छे एमसीक्यू बना के दे देगा। अगर उसको टाइप करोगे आप मेक फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो ऐसे बना के दे देगा। अगर उसको लिखोगे मेक पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ऑन बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, वैसे बना के दे देगा। आज के टाइम पे अगर आप एआई यूज नहीं कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में तो आप उस इंसान से पीछे हो जो एआई यूज कर रहा है। यहां तक कि आपको कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, आप उसको लिखो कि मेक मी अंडरस्टैंड एज इफ आई एम अ फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट, तो वो बड़े आसान भाषा में समझाएगा। एआई के जमाने में एआई ना यूज करने का मतलब यही है कि कंप्यूटर का जमाना है और आप टाइपराइटर यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं डिमांड। हमने कल यूटिलिटी पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी में ये भी कंसेप्ट है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, हमने ये वर्ड बहुत बार सुना है। आपने अपने स्कूल में या फिर न्यूज में या फिर कोई भी पॉलिटिकल डिस्कशन में, एकेडमिक डिस्कशन में डिमांड एंड सप्लाई का तो सुना ही होगा कि सप्लाई नहीं आ रही, डिमांड नहीं है, वगैरह वगैरह ना। तो क्या मतलब होता है डिमांड का आपके हिसाब से? जो भी आपकी लेमैन अंडरस्टैंडिंग है, टेल मी व्हाट इज डिमांड। एंड विलिंगनेस आल्सो, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। देखो, डिमांड का मतलब होता है कि आप कोई चीज खरीदने की चाहत भी रखते हैं और एबिलिटी भी रखते हैं। सिर्फ चाहत रखना और एबिलिटी ना होना, यानी आपके पास पैसा नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो उसको डिमांड नहीं कहा जाएगा। सिर्फ एबिलिटी होना बट विलिंगनेस ना होना, उसको भी डिमांड नहीं कहा जाएगा। जब कोई बोले कि मार्केट में इस चीज की डिमांड है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो ये चीज खरीदना चाहते भी हैं और खरीदने के केपेबल भी हैं। है ना। मिसाल के तौर पे अगर किसी चीज की डिमांड, किसी चीज की विलिंगनेस तो है लोगों की बाय करने की, बट एबिलिटी नहीं है, तो वो चीज वहां सप्लाई नहीं की जाएगी। मिसाल के तौर पे आप अ, महंगी गाड़ियों की बात कर लीजिए। तो टेस्ला का शोरूम खोला तो दिल्ली और मुंबई में सिर्फ खुला, जम्मू में क्यों नहीं खुला? खरीदना तो यहाँ भी चाहता है हर कोई, लेकिन एबिलिटी नहीं है। महंगी गाड़ी 60-70 लाख की गाड़ी है, एबिलिटी नहीं है। अगर होगी भी किसी एक इक्का दुक्का की तो उसके लिए तो शोरूम नहीं खुलेगा। तो वो लोग जनरली बाहर से लेके आते हैं, चंडीगढ़ से, बाकी जगहों से लेके आ जाते हैं। यहाँ पर भी आप मैक्सिमम जो आप देखेंगे जो कार होती है, लग्जरी कार्स, उनकी रजिस्ट्रेशन चंडीगढ़ की होती है ना, क्योंकि यहाँ मिलती ही नहीं। अब तो खैर फिर भी ऑडी और मर्सिडीज का शोरूम यहाँ खुल गया है,
बट अगर आप बड़ी बड़ी हाई एंड कार की बात करो, लैम्बोर्गिनी का, मस्टैंग का, इसके आपको शुरू में यहाँ पे, बिकॉज इट्स अ हाई एंड प्रोडक्ट। जिस इंसान की एबिलिटी होगी, जिस एरिया में एबिलिटी होगी, उसी एरिया में बनाए जाएंगे। तो आप सिर्फ चाहत होना काफी नहीं है। चाहता तो मैं भी हूं कि सुबह मैं लैम्बोर्गिनी में यहाँ पर पहुंचूं, लेकिन मेरी एबिलिटी नहीं है खरीदने की। चाहता मैं भी हूं कि मैं हार्ले डेविडसन पे आऊं, पर हार्ले डेविडसन की भी मेरी एबिलिटी नहीं है। तो डिमांड इज एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाई अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस एट अ टाइम, है ना। देखिए, डिमांड इज द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाई अ प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। मनप्रीत पूछ रही है कि बाकी क्लासेस कब होंगी। बाकी क्लासेस भी नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगी आपकी, मोस्ट प्रोबेबली स्टैटिस्टिक्स शुरू हो जाएगा। और जो आपका ये है इंग्लिश वगैरह भी हम जल्दी शुरू करेंगे। फिलहाल अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ही अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पीछे छोड़ो और आगे दौड़, है ना। तो थोड़ा थोड़ा पहले वीक में अच्छे से बेसिक समझ लो, सेकंड वीक से तीसरा टॉपिक भी शुरू हो जाएगा। ठीक है। शाहिद बोल रहे हैं कि डिमांड मीन्स डिजायर टू वांट। डिजायर और वांट एक ही चीज है। डिजायर टू वांट नहीं, डिजायर टू बाई, विलिंगनेस टू बाई एंड एबिलिटी टू बाई भी होनी चाहिए। अब हमने यहां पर लिखा विलिंगनेस एंड एबिलिटी, इसको अंडरलाइन करो। बाय अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस एट अ टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है। एट अ प्राइस एट अ टाइम का मतलब ये है कि आपको जो भी चीज आप बाई कर रहे हो उसकी प्राइस एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, है ना। और जो टाइम भी सही होना चाहिए। गर्मियों के कपड़े आप सर्दियों में नहीं लोगे, और सर्दियों के कपड़े आप गर्मियों में नहीं लोगे। सर्दियों में आप कोल्ड ड्रिंक कम कंज्यूम करोगे, चाय ज्यादा कंज्यूम करोगे। गर्मियों में आप हॉट बेवरेजेस कम कंज्यूम करोगे, कोल्ड बेवरेज ज्यादा कंज्यूम करोगे। उस हिसाब से आपको चीजें सप्लाई करनी पड़ती हैं। वक्त के साथ भी डिमांड बदलती है, और फ्रॉम पर्सन टू पर्सन भी डिमांड बदलती है ना। तो इसीलिए टाइम भी सही होना चाहिए और प्राइस भी सही होना चाहिए। जैसे अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट नोटिफाई हुई, तब तो आप आए यहाँ कोचिंग करने के लिए। अगर नहीं होती तो आप कहाँ आते। टाइम सही था तो तभी हमने ये प्रोडक्ट, डिमांड हुई, लोगों की डिमांड बनी कि हाँ भाई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो है शुरू होने वाला है सिलेबस, शुरू होने वाले हैं बैचेस, तो हम भी पढ़ना चाहते हैं क्योंकि पोस्ट है। अब 5 साल पहले पोस्ट आई थी, इससे पहले तो इस 5 साल के पीरियड में तो हम किसी भी टाइम पे फाइनेंस अकाउंट हमने लॉन्च नहीं किया, नीड ही नहीं थी। अब कहीं जाके उसकी दोबारा नीड आई है, डिमांड आई है, तभी हमने पढ़ाना शुरू किया। तो इट्स प्राइस भी होनी चाहिए एक्सेप्टेबल, और टाइम भी सही होना चाहिए। अब मैं आपको बोलूं कि नहीं आप यहाँ पर पढ़ने के लिए 1 लाख रुपए दो, तो वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं, आप बोले छोड़ो यार, इसमें कौन लेगा। डिमांड तो थी आपकी, बट प्राइस एक्सेप्टेबल नहीं था आपको। तो इसीलिए प्राइस भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, टाइम भी सही होना चाहिए, एबिलिटी भी होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए। तब कहीं जाके आप बोलोगे कि इनकी इस चीज के लिए डिमांड है। समझिए बात को, दिस इज कॉल्ड एज डिमांड। अब आप मुझे बताइए कि जब हम बात करते हैं डिमांड की, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होंगे। जैसे ये तो ठीक है, प्राइस पे डिपेंड करेगी ऑब्वियसली, है ना। इस चीज पे तो डिपेंड करेगी हमारी डिमांड कितनी है। ज्यादा प्राइस होगी तो हम कम डिमांड करेंगे, कम प्राइस होगी तो हम ज्यादा डिमांड करेंगे। ये तो समझ में आता है। इसके अलावा किन किन चीजों पे डिमांड डिपेंड करेगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। नंबर 1 तो मैंने बता ही दिया, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट की भी बात कर रहे हो उसकी प्राइस क्या है। मान लो डेली बेसिस पे हम लोग
सब्जी फल वगैरह लेते हैं, तो उनकी जितनी प्राइस कम होगी उतना ज्यादा हम लेंगे, है ना। आप जाते हो मार्केट में, लेट्स से आधा दर्जन केले लेने के लिए, लेट्स से आधा दर्जन केले 50 रुपए के पड़ रहे हैं, वो आपको बोल रहा है यार पूरा दर्जन ले लो, 80 रुपीज का दे दूंगा, तो आपको 40 रुपए दर्जन पड़ गया, तो आपने 2 किलो ले लिए, प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ गई, और प्राइस ज्यादा होगी डिमांड घट जाएगी। उसके अलावा किस चीज पे डिपेंड करेगा, इनकम पे भी डिपेंड करेगा। अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो कई सारी चीजों की डिमांड आपकी है ही नहीं, आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, आप घर खरीदना चाहते हो, वगैरह वगैरह। जब आपकी जॉब लग जाती है, अब आपकी एक मंथली सैलरी हो जाती है, अब आप गाड़ी खरीदने के लायक हो जाते हो, तो गाड़ी की डिमांड बढ़ जाती है, अभी तो है ही नहीं। अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ेगी तो कई चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी, और इनकम ऑफ कंज्यूमर घटेगी तो कई चीजों की डिमांड घट जाएगी। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे भी किसी भी चीज की डिमांड डिपेंड करती है, ठीक है। हाँ जी, शिल्पा ने को लिखा है पॉपुलेशन, जितनी ज्यादा किसी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही ज्यादा वहां डिमांड भी बढ़ेगी। हर इंसान को खाना भी खाना है, कपड़े भी पहनने हैं, स्कूल भी जाना है, अच्छा ट्रैवल भी करना है, मोबाइल भी खरीदना है ना, हॉस्पिटल भी चक्कर लगते हैं, दवाइयां भी खानी है। तो हर एडिशनल इंसान की वजह से कंट्री में डिमांड बढ़ती है, पॉपुलेशन भी डिमांड बढ़ती है। और बताइए, हाँ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिस भी प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं उसके रिलेटेड गुड्स, उससे मिलते जुलते गुड्स, यानी उसके सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। आ जाओ बेटा आ जाओ, सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्स। मान लो आप चाय के शौकीन हो और कभी कभी कॉफी भी पी लेते हो। अब आपको कोई बता रहा है कि बड़ी हाई क्वालिटी कॉफी स्टारबक्स की, पहले वो 50 रुपए की मिलती थी कप, अब वो 30 रुपए कप हो रहा है। पहले आप 10 रुपए पे चाय पीते थे, लेकिन अब उसने बोला बड़ी हाई क्वालिटी कॉफी जो है वो 20 रुपए की मिल रही है, अब सस्ती हो गई है। तो क्या आप कॉफी ज्यादा कंज्यूम करना शुरू करोगे, है ना। मतलब आप अगर आप टेस्ट प्रेफरेंस की बात करोगे, नहीं हमारा टेस्ट ही चाय का, हमें कॉफी पसंद ही नहीं है, चलो चाय का ही मान लो। लेट्स से आप एक चाय पीते हो, लेट्स से एक पर्टिकुलर ब्रांड की ताजमहल, और दूसरा ब्रांड है बड़ा अच्छा ब्रांड बड़ा महंगा है, वो ताज चाय का ही ब्रांड है लेकिन 30 रुपए का कप पड़ता है, तो आप बोलते हो 10 रुपए वाली पी लेते हैं, लेकिन अब कुछ डिस्काउंट लगाते हैं, वो वही कप आपको 15 रुपए का पड़ रहा है, बहुत बेटर क्वालिटी चाय है। अब जो कंपेयर टू जब आप पी रहे हो, क्या आप 15 रुपए वाली चाय पे शिफ्ट करोगे। तो जब भी जिस प्रोडक्ट को हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके सब्सटीट्यूट की प्राइस बदलती है, तो हमारा जो प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं उसकी डिमांड बदल जाती है। अगर हमारे चाय के सब्सटीट्यूट की प्राइस बढ़ती है तो हम उसको कम कंज्यूम करेंगे, अपनी वाली ज्यादा कंज्यूम करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। अगर हमारी चाय के सब्सटीट्यूट की प्राइस घटती है तो हम अपनी चाय का कंजम्पशन कम कर देंगे, उस चाय का कंजम्पशन बढ़ा देंगे, तो डिमांड मेरी घट जाएगी। जब भी किसी भी प्रोडक्ट की बात करो, उसके सब्सटीट्यूट की प्राइस बढ़ेगी तो आप अपना प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम करोगे, किसी भी प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट की प्राइस घटेगी तो आप अपना प्रोडक्ट कम यूज करोगे और वो सब्सटीट्यूट ज्यादा यूज करोगे। समझ में ये बात क्लियर है। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, साथ में इस्तेमाल होने वाली चीजें, जैसे कि कार और पेट्रोल, जैसे कि सॉक्स और शूज, जैसे कि मोबाइल और सिम, जैसे कि इंक और पेन, पेपर और पेन, रबर और पेंसिल, रबर और शार्पनर, शुगर और टी, चाय पत्ती और दूध, है ना, ब्रेड और बटर, ये सब साथ में इस्तेमाल इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। जब आपकी कॉम्प्लीमेंट का प्राइस बढ़ जाता है तो आपके मेन प्रोडक्ट की डिमांड भी घट जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कार और पेट्रोल की, अगर पेट्रोल का दाम महंगा हो जाए तो लोग कारें कम खरीदेंगे, बात सही है। तो फिर इंसान शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट कर दे, पेट्रोल कार कम हो जाएगी। अगर पेट्रोल के दाम घटते हैं
तो लोग पेट्रोल कार ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे रादर देन इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस हिसाब से कॉम्प्लीमेंट की प्राइस जब बढ़ती है तो मेन प्रोडक्ट की डिमांड घट जाती है कि करेंगे क्या पेट्रोल का कार लेके, इतना महंगा तो पेट्रोल हो गया, बड़ा महंगा पड़ेगा चलाना इसको। और अगर पेट्रोल की दाम घटते हैं तो पेट्रोल कार की डिमांड बढ़ जाएगी। बात सही है? तो इसीलिए आपकी जिस भी गुड की बात करो उसके सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट के प्राइस पे भी डिमांड डिपेंड करेगी। फिर आ गई एडवर्टीजमेंट। जिस चीज की भी आप एडवर्टीजमेंट करते हो उसकी प्राइस, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब आप बार बार किसी चीज को टीवी पे देखोगे, अखबार में देखोगे, आपको वो प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। मतलब प्राइस इंसान मन करता है वो ले लेते हैं, देखते हैं क्या चीज है। हाँ, जैसे वो एड थी बड़ी जबरदस्त, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। अब फॉग का नाम मतलब किसी को भी पूछो आज के जमाने में क्या चल रहा है भाई, फॉग चल रहा है भाई। ये इतना कॉमन हो गया, अब हर किसी को पता है फॉग एक परफ्यूम ब्रांड का नाम है। जब आप मार्केट में जाते हो, ये फॉग है, ये गैस नहीं है, फॉग है, परफ्यूम है। तो इंसान ने फॉग इसलिए वैसे लिया, है ना। वॉशिंग पाउडर निरमा, टाइड, सर्फ एक्सेल, व्हाइट है तो टाइड है। ये सब क्यों, हम जब मार्केट में सर्फ एक्सेल ही क्यों ढूंढते हैं, टाइड ही क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि इसकी इतनी ऐड आई हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं, बट हमें उनका नाम भी पता नहीं। सिमिलरली अब फेयर एंड लवली की बात कर लो। फेयर एंड लवली ऐसे देश में बिका जिनका बेसिक कलर सांवला है, और फेयर एंड लवली आपको बोल रहा है कि जब तक आप गोरे नहीं हो तब तक आप खूबसूरत दिख सकते हैं। यहाँ तक कि जो एड फेयर एंड लवली की पहले आती थी उसमें दिखाते थे कि अगर आपने फेयर एंड लवली नहीं लगाई आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। उनको लगा जेकेएसबी का एग्जाम है फेयर एंड लवली। तो लड़की जाती है, वो अभी एंटर ही नहीं किया होता उसने इंटरव्यू के लिए, उसको बाहर से देख के निकाल देते हैं। फिर वो 7 दिन का कोर्स करती है फेयर एंड लवली का। फिर उसको दिखाते हैं कि पहले ऐसा कलर था, फिर बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया। फिर वो इंटरव्यू के बगैर उसकी जॉब भी लग जाती है। तो एज सच वो एड दिखाना चाह रही है कि व्हाइट कलर करो, और एक्चुअली हमने एक्सेप्ट किया उस चीज को। मैंने खुद भी ली फेयर एंड लवली, मुझे भी लगा कि मुझे भी जॉब के लिए जरूरत पड़ जाएगी शायद। कहने का मतलब है कि हम अपने कलर, जो हमारा सांवला कलर है, उसको चेंज करने के लिए हम क्या हो गए, एग्रीएबल हो गए, क्योंकि ऐड दिखा रही थी। तो एडवर्टीजमेंट से चीजों की डिमांड बढ़ती है। समझ गए ना बात को? ये केएफसी, ये बर्गर किंग, ये सब चीजें कहां देखी हमने? ऐड में। कि फलाना वॉपर, फलाना ये, फलाना बर्गर, बॉर्नवीटा, चॉकलेट मिल्क, सब ऐड की वजह से। तो जिसकी ऐड होगी ज्यादा उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। 6 होगी फिर ट्रेंड्स, फैशन। जो भी ट्रेंड्स और फैशन होते हैं जिन चीजों के, उन चीजों की डिमांड भी बढ़ जाती है। फैशनेबल जो भी चीज है, एक पर्टिकुलर किस्म का ब्रेसलेट जैसे कि वो लगाता है सलमान खान, एक पर्टिकुलर किस्म की जैकेट, एक पर्टिकुलर किस्म का हेयर स्टाइल जो बॉलीवुड से या हॉलीवुड से इंस्पायर्ड होता है, तो एकदम से सब लोग लगाना शुरू कर देते हैं उसको, फैशन बन जाता है। तो फैशन पे भी डिपेंड करेगा हमारी डिमांड किसकी ज्यादा होगी, है ना। आप टीवी में कोई चीज देखते हो, आपको जैकेट अच्छी लगी, कपड़ा अच्छा लगा, हेयर स्टाइल अच्छा लगा, बोलते मुझे भी ये करवाना है, डिमांड बढ़ गई फैशन की वजह से, है कि नहीं। तो फैशन से भी डिमांड बदलती है, फैशन बदलेगा डिमांड बदल जाएगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग लोगों के टेस्ट अलग अलग हैं, प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं, है ना। उसके हिसाब से भी डिमांड बदलती है। जैसे कि इंडिया में पीपल डू नॉट प्रेफर टू ईट पोर्क और बीफ। धार्मिक उसके साथ एसोसिएशन है हमारी इमोशंस की, तो वो लोग कोई कंज्यूम नहीं करते, तो आपको नहीं दिखेगा उसका ज्यादा यहाँ पर सेल। बट अमेरिका में तो सिर्फ पोर्क और बीफ के बगैर काम ही नहीं चलता। उनका ब्रेकफास्ट होता है बेकन से, बेकन होता है बीफ और पोर्क का मिक्स मीट। वहां शुरुआती ब्रेकफास्ट की ऐसे होती है, उनका टेस्ट ही वही है। बट यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है ना। इंडिया में ये चीजें नहीं चलती, तो प्रेफरेंस नहीं लोगों का, टेस्ट नहीं लोगों का। सिमिलरली यहाँ पर हमारे लिए फास्ट फूड क्या है, समोसे हैं, पकोड़े हैं। और अमेरिका में फास्ट फूड क्या है, बर्गर है, पिज्जा है, नाचोस है, चिप्स हैं। तो उस हिसाब से भी हमारे
डिमांड अलग अलग है, तो टेस्ट प्रेफरेंस पे भी डिमांड बदलती है। अब जैसे हमारे से 10 साल 20 साल पीछे चले जाओ तो ये पिज्जा बर्गर का ट्रेंड था नहीं, सिर्फ मेट्रो सिटीज में लोगों को पता होता था। हमारी जैसे टीयर 2 सिटीज में तो पता भी नहीं था पिज्जा बर्गर क्या है। मतलब कमाल की बात होती थी कि कोई बोलता है मैंने पिज्जा खाया भाई आज, क्या बोला है, ये कोई बड़ी चीज है। लेकिन आज के टाइम पे बड़ा कॉमन है, जगह जगह पे पिज्जा आपको आउटलेट दिख जाएगा। तो हमारी जनरेशन की टेस्ट बदले तो हम पिज्जा ज्यादा खाते हैं कंपेयर टू हमारी प्रीवियस जनरेशन। तो टेस्ट और प्रेफरेंस से भी डिमांड बदलेगी। फिर आ गया स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन करना, अंदाजा लगाना कि ऐसा कुछ होने वाला है। जैसे कि अभी कुछ 6 महीने से 7 महीने पहले, साल पहले शायद ट्रांसपोर्टर की स्ट्राइक हुई, सब बोलने लगे कि यार पेट्रोल नहीं मिलेगा कल, जो भरवा लो पूरी टंकी फुल करवा लो, याद है आपको? तो उसी दिन लोग लाइनों में लग के लोगों ने पेट्रोल फुल करवाया है। स्पेक्यूलेशन था तो डिमांड बढ़ गई पेट्रोल की। क्यों बढ़ी? क्योंकि लोगों को लगा कल नहीं मिलेगा। स्पेक्यूलेशन, एक अंदाजा लगाना कैसा होने वाला है भाई, गोल्ड की प्राइस बढ़ने वाली, खरीद लो ज्यादा। स्पेक्यूलेशन। तो जब भी स्पेकुलेशन होती है दिमाग में, तो ऐसा होने वाला है, प्राइस घटने वाला है, बेच दो, तो वो क्या है? स्पेकुलेशन। समझ में आई बात? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस। जब सिचुएशन नेचुरल डिजास्टर की हो या फिर कोई पैंडेमिक टाइप हो, उस सिचुएशन में भी डिमांड बदलती है। अब जब कोविड आया तो हर किसी का मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड आ गई, है ना? अदरवाइज तो किसी की डिमांड नहीं थी। अब आज देखो कोई पहन रहा है मास्क, सैनिटाइजर लगा रहा है, वही हाल है ना? उस दौरान तो उन लोगों ने भी मास्क और सैनिटाइजर पहन लिया जो लोग हफ्ते हफ्ते तक नहाते नहीं थे। बात सही है ना? वो लोग भी बार बार हाथ धो रहे हैं, क्यों भाई? लग रहा था कि बीमार हो जाएंगे। तो डिमांड हो गई, बढ़ गई, साबुन की डिमांड बढ़ गई, हैंड वॉश की डिमांड बढ़ गई, सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई, मास्क की डिमांड बढ़ गई। अब उनमें से कोई लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क का दुरुपयोग भी किया, उन्होंने पेस्ट ही नहीं किया, ब्रश ही नहीं किया काफी टाइम तक। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये आ गए आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिन चीजों पे डिमांड डिपेंड करेगी। और जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स के बाद में बचे हुए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, यहां से लेकर यहां तक, इनको नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं। नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स, या फिर इनको सेटेरिस पैरिबस भी कहते हैं। सेटेरिस पैरिबस, सेटेरिस पैरिबस। हाँ, बाकी वाले आएंगे। ठीक है। ये डिटर्मिनेंट्स डिमांड हमने पढ़ लिया। प्राइस ऑफ गुड, कंज्यूमर इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस या स्पेकुलेशन, पॉपुलेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो ये सब लिख दिया आपने। मैंने इससे एडिशन में काफी और भी लिखवा लिए, है ना? अब हम आते हैं लॉ ऑफ डिमांड पे। लॉ ऑफ डिमांड, रश्मि इंग्लिश की क्लास भी जल्दी ही होगी, डोंट वरी। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? डिमांड को हमने देख लिया,
डिमांड के डिटर्मिनेंट्स देख लिए। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? आप सबको ऑलरेडी पता है, हायर प्राइस होती है तो हम कम कंज्यूम करते हैं, कम डिमांड करते हैं, लोअर प्राइस होती है तो हम हाई डिमांड करते हैं, सबको पता ही है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखने की चीज है, प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। कौन से फैक्टर? नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स या फिर सेटरिस पैरिबस। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब किसी भी चीज की प्राइस बढ़ेगी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगी, जब किसी भी चीज की प्राइस घटेगी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी। ठीक है। देखिए लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स law of demand states that quantity demanded of a product is inversely proportional to its price. Quantity demanded of a product is inversely proportional to its price, provided other factor remain constant. Provided other factor remain constant. Provided other factor remain constant. कौन से other factor? Ceteris paribus, जो कि है नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के अलावा जितने भी चीजें मैंने लिखी, पॉपुलेशन, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट प्रेफरेंस, एडवर्टीजमेंट, इन सब को अगर कांस्टेंट मानेंगे तब कहीं जाके आप कह सकते हो कि हायर प्राइस पे लोअर डिमांड, लोअर प्राइस पे हायर डिमांड। अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। मान लो अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड पे क्या होगा? घटेगी ना। लेकिन साथ में आपकी इनकम भी बढ़ गई तो, अगर आपकी इनकम भी बढ़ गई तब इसका मतलब हो सकता है डिमांड अनचेंज रहे। भाई प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांड कम हो रही थी, इनकम बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांड हाई हो रही थी, हो सकता है कुछ चेंज ही ना हो। तो अच्छा, पहले मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, अब तो मेरे पास 50,000 सैलरी, मैं आराम से कर सकता है नहीं। आज के टाइम पे जब आपकी 10,000 महीने या 20,000 महीना आपका खर्चा है, लेट्स से आप शायद खुद से कमाते हो, होम ट्यूशन दे के या पार्ट टाइम जॉब करके या फिर घर वाले देते हैं, जो भी है, तो आप उस हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हो। जब आपकी जेब में 50,000 रुपये महीना आ रहा है फिर आपका डिमांड बढ़ जाएगा, फिर आपको फिक्र नहीं होगी। सही बात है ना। हो सकता है आप मेटाडोर में ट्रेवल करते हो, जब आपकी 50,000 इनकम, हो सकता है आप बोले यार चलो यार कैब कर लेते हैं, चलो यार ऑटो में चल पड़ते हैं, क्या दिक्कत है। तो जरूरी नहीं है कि प्राइस घटने से डिमांड बढ़े। अगर बाकी सब फैक्टर कांस्टेंट हैं तब कहीं जाके आप कह सकते हो कि प्राइस बढ़ेगी तब डिमांड घटेगी, अगर बाकी सब फैक्टर कांस्टेंट है। समझ गए बात को? तो ये लिख दीजिए इसके नीचे, प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, और ये लिखेंगे आप यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड QD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस। इसकी प्राइस जो भी प्रोडक्ट की बात चल रही है। ठीक है, लिख दिया आपने। अब हम पढ़ते हैं डिमांड कर्व। अच्छा, ये प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट वही है सेटरिस पैरिबस, और अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट को सेटरिस पैरिबस भी कहते हैं। ठीक है ना, देखो साथ में लिखा हुआ है इधर, एजम्पशन क्या है? सेटरिस पैरिबस, यानी ये सब फैक्टर्स कांस्टेंट है जो हमने पढ़े अभी, सिवाय प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के बाकी सब कांस्टेंट रहने चाहिए। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बदल सकते हो। ठीक है, हो गया। अब डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं हम इकोनॉमी में मैंने आपको बोला था जब भी कर्व आए कर्व से घबराना नहीं है, तो उससे आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। मैंने कहा था कि कल जब हमने यूटिलिटी कर्व बताई थी तो मैंने बताया था हम कुछ एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और कुछ वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। जब भी आपको कोई कोई भी कर्व आए, सबसे पहले सवाल पूछो एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है, पहले ये याद रखना है। ठीक है। आपने टैटू बनवाया है ये हाथ पे?
किसका टैटू है? हाँ, अच्छा अच्छा, के नाम है आपका अपना? कब बनवाया था आपने? ठीक, हो गया। बेसिकली पुलिस और आर्मी में एडमिशन के लिए इसमें दिक्कत आती है, समझ गए ना आप? जैसे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की भी पोस्टें आ रही हैं, तो यूनिफॉर्म पहननी होती है, उसमें फिर आपको मिटवाना पड़ता है लेजर से, ऐसा होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड, क्यूडी, क्वांटिटी डिमांडेड, वो नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, तो यूटिलिटी में पढ़ा था हमने, इसी कर रहे। और वाई एक्सिस पे करेंगे हम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट की भी बात चल रही है उसकी प्राइस क्या है, तो बनेगा ऐसा कर्व बनेगा, देख लो अब। अगर प्राइस हाई है तो क्वांटिटी डिमांडेड लो है, अगर प्राइस लो है क्वांटिटी डिमांडेड हाई है, समझ गए? मान लो आपको 50 रुपए का कोई चीज पड़ रही है, जैसे से आप आधा केजी ही लेते हो, लेकिन 10 रुपए की पड़ती है, जैसे से आप 5 केजी ले लेते हो, लोअर प्राइस पे हायर डिमांड, हायर प्राइस पे लोअर डिमांड, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व। आसान है। इसमें याद रखने वाली चीज ये है कि डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी इसका और इसका उल्टा रिलेशन है, ये हाई होगा तो ये लो हो जाएगा, ये लो होगा तो ये हाई हो जाएगा, तो कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। या फिर नेगेटिव स्लोप कर्व। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, ध्यान रखने वाली ये भी है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो पहले यहां पॉइंट था 50 रुपए पे, इतना क्वांटिटी प्राइस पे, जब प्राइस इतना हुआ तो पॉइंट यहां आ गया, इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, या कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन अलोंग द डिमांड कर्व। क्या? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जब सिर्फ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को बदलो, सिर्फ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को, बाकी सब कांस्टेंट है, तो जो ये पॉइंट यहां से यहां आ गया, इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अगर मैं बोलूं लेट्स से 20 रुपए पे कितना प्राइस, कितना क्वांटिटी, लेट्स से 3 की क्वांटिटी है, एग्जांपल है, तो अब ये पॉइंट यहां से ट्रेवल करके कहां आ गया, यहां, है ना? ऐसे लग रहा है कि पॉइंट ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो जब भी सिर्फ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बदले बाकी सब कांस्टेंट हो और ये बदलता रहे क्वांटिटी, तो इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। देखिए, व्हेन व्हेन ओनली द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट चेंजेस, व्हेन ओनली द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट चेंजेस, व्हेन ओनली द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट चेंजेस, rest everything remains constant, rest everything remains constant, it is called as movement along the demand curve.
इट इज कॉल्ड एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, जब भी आपको कोई बोले कि यार ये मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्या होता है, आप बोले को देख भैया, अगर सिर्फ तू बाकी सब कांस्टेंट रखेगा फैक्टर्स को और सिर्फ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को बदलेगा, तो ऐसा लगता है कि पॉइंट कभी 10 रुपए पे यहां आ रहा है, 30 रुपए पे यहां जा रहा है, 50 रुपए पे यहां आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पॉइंट मूव कर रहा है डिमांड कर्व पे, कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, है ना। ठीक है, इसके बाद आएगा शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस बदले ही ना और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ या घट जाए। जब हम एक एक करके अदर फैक्टर्स जिसको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है उसको बदलें, तब डिमांड कर्व शिफ्ट करती है। देखते जवाब कैसे, ये सबने बना दिया क्लियरली। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं, सबने बना दिया। अब जब कब अब इकोनॉमी क्लास में ना 2-3 कलर के पेन रखना, क्योंकि हमें कर्व्स ड्रॉ करनी होती हैं तो थोड़ा अलग अलग पेन से समझ में ज्यादा आता है। रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ये तो assumptions हैं। रियल लाइफ में तो प्राइस पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, रियल लाइफ में तो एडवर्टीजमेंट लगातार हो रही है, टेस्ट और प्रेफरेंस लगातार बढ़ रहे हैं, फैशन लगातार बदल रहा है। अब देखो, अब सिर्फ शादी को नोटिस कर लो, अभी जम्मू में शादियों का सीजन है, तो हर बारी शादी में कोई नया, क्या बोलेंगे उसको, नया शोधा होता है, कुछ ना कुछ नई चीज ऐड होती है, कोई ना कोई नई खर्चे ऐड हुए होते हैं फैशन की वजह से। जो चीज़ लोग बॉलीवुड में ऑब्जर्व करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स और ये और वो, जिनको ना मतलब उड़ाना होता है पैसा, तो कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है। तो फैशन ट्रेंड्स ये सब बदलते रहते हैं, ये तो सिर्फ हमारी एजम्पशन है ना। अब मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि डिमांड कर्व है, यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड है। लेट अस से एक कोई लग्जरी जैकेट है 5,000 की, साल में आप एक ही लेते हो। मैं एज्यूम करता हूं कि आपकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जॉब लग जाती है, बोलो आमीन। कभी कभार क्या पता कबूल ही हो जाए। तो अब आप लग्जरी प्रोडक्ट ज्यादा एफर्ट कर सकते हो, या फिर 5,000 का शूज रख लो, अच्छी क्वालिटी का, लेट्स से वुडलैंड का है किसी का। अब जब आपकी जॉब लग गई तो शूज की प्राइस तो सेम ही रही, लेकिन आपकी इनकम बढ़ गई। अब आप 5,000 पे दो भी ले सकते हो। उस सिचुएशन में आपकी डिमांड कर राइट शिफ्ट कर जाएगी ऐसे। अब ये यहां बनेगी, ये नई डिमांड कर बनी आपकी अब, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई, राइट शिफ्ट। अब 5,000 पे आप दो जैकेट या तीन जैकेट भी ले सकते हो महीने में। पहले 5,000 पे आपकी एक ही की डिमांड थी, लेकिन प्राइस बदला नहीं। नॉर्मली तो हम प्राइस को बदलते थे, हायर प्राइस पे लोअर डिमांड, लोअर प्राइस पे हायर डिमांड, हमने प्राइस को कांस्टेंट कर दिया। अब हमने सिर्फ इनकम को बदला, इनकम बढ़ी, राइट शिफ्ट। सही है, तो इसको कहते हैं शिफ्ट डिमांड कर्व। जब भी आप प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को कांस्टेंट कर दो और बाकी अदर फैक्टर्स में से एक एक करके चीजों को बदलो, उसको कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, इसमें लिखिए, व्हेन price of product is kept constant, when price of product is kept constant and other factors are changed one at a time,
when price of product are kept constant and other factors are changed one at a time. It is known as shift in demand curve. It is known as shift in demand curve. है ना? अब एज्यूम करो कोई और फैक्टर, पॉपुलेशन को, है ना? लेट अस से जम्मू कश्मीर में 50 रुपए केजी मिलता है प्याज। अब दरबार मुंह हुआ, यहाँ पे रहने वाले लोगों की क्वांटिटी बढ़ गई। अब जम्मू में 50 रुपए प्याज पे डिमांड बढ़ गई है, ज्यादा हो चुकी है। जैसे 100 केजी की डिमांड थी पर डे, अब 200 केजी हो गई है। पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ गई, राइट शिफ्ट हो गया। अब जब ये दरबार में वापस श्रीनगर चला जाएगा तो वापस लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। तो अदर फैक्टर में से जब भी कोई चीज बढ़ती है तो राइट शिफ्ट हो जाएगा, जब भी चीज घटती है लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात कैसे शिफ्टिंग है ये। अब आप घर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो कि अगर एडवर्टीजमेंट किसी की ज्यादा होगी तो उसमें क्या होगा, किसी की एडवर्टीजमेंट खत्म होगी तो उससे क्या होगा, है ना? प्राइस सेम ही तो है, 50 रुपये रहा, है ना? प्राइस कांस्टेंट रखा हमने। सर इंग्लिश की क्लास कब होगी? मैंने बता दिया कि जल्दी ही 3 क्लासेस शुरू होंगी। हम सोच रहे हैं शायद स्टैटिस्टिक्स की क्लास पहले शुरू कर दें, उसके बाद बाकी क्लास। हाँ हाँ, इस वाले बैच के लिए तो 3 क्लासेस होंगी ना, 2 से 5। आप मॉर्निंग बैच के हो ना, तो आपकी तो मॉर्निंग में ही होगी। ठीक है, ये आ गया शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, शिफ्ट कब करेगा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कब होगा। ये समझ में आया सबको? क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्का? ऑनलाइन किसी को कंफ्यूजन? ऑनलाइन वाले जो क्लास देख रहे हैं वो भी खामोश मत रहिए, सवाल हाँ ना यस नो करते रहा करो, पता चले आप सब लोग लाइब्रेरी में मोबाइल पे लगा के सो गए हो। हाँ जी बताइए, ऑनलाइन वाले जो देख रहे हैं, यस नो यस नो। बैकग्राउंड में कहीं म्यूजिक तो नहीं सुन रहे? सबसे बड़ा धोखा इंसान अपने साथ करता है। किताब खुली है मस्त, बंदा स्पीच तैयार कर रहा है कि जब सिलेक्शन होगी, चैनल वाले पूछेंगे कैसे पढ़ा था, मैं क्या बोलूंगा उस पर। समझ नहीं आया साक्षी एंड मनप्रीत? बताइए साक्षी मनप्रीत, क्या सबको समझ नहीं आया? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। साक्षी एंड मनप्रीत बताइए क्या समझ नहीं आया? मुनीब यस, टेल मी व्हाट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड। अब नो किसके लिए बोल रहे हो? इसके लिए तो बोलो कि सोए नहीं है या समझ नहीं आया। अच्छा आया आया, ठीक है समझ में आ गया, ओके। ये बोल रहे हैं कि हम सोए नहीं है कुल मिला के। ठीक है, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे, वो है इन सभी कंडीशंस के बावजूद भी अगर आप बोलें कि फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, सिर्फ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बदल रही है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा, वो कहते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। ऐसी चीजें भी हैं जिनका प्राइस बढ़ता है तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। ग्रेट, मनी मनीबन मनप्रीत पवन, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। ये आ गया हमारा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। इसमें आते हैं गिवन गुड्स, वेबलन गुड्स, नेसेसिटीज एंड कंज्यूमर इग्नोरेंस। गिवन गुड की पहले बात कर लेते हैं। गिवन गुड ऐसे गुड हैं जो हमारा स्टेपल डाइट है, हमारी बेसिक डाइट है, जैसे कि चावल और रोटी। दरअसल गिवन गुड्स अ टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स है। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं पहले।
इंफीरियर गुड्स कोई भी ऐसी चीज जब आपकी इनकम बढ़ती है आप उन पे कम खर्चा करते हैं कंपेयर टू अदर थिंग्स। अब मिसाल के तौर पे आपकी इनकम अभी लेट्स से पॉकेट मनी या इनकम जो भी आप करते हैं आपकी 10, 15 या 20 या 30 हज़ार रुपए है, 15-20 हज़ार मान के चलता हूं मैं। 15 हज़ार आप खर्चा करते हैं महीने का, उसमें से अच्छा खासा अमाउंट आपके खाने पीने पे जाता है अगर आप खुद से स्टूडेंट लाइफ में रह रहे हैं, है ना। लेट्स से 3-4 हज़ार रुपये आपका रूम का रेंट होगा, कम से कम 3 से 4 से 5 हज़ार रुपये आपका खाने का पैसा होगा, यानी 50% पैसा आपका जा रहा है खाने और रहने में। अब बताओ मुझे, अगर आपकी सैलरी 50 हज़ार हो जाए तो खाने पे कितना खर्चा होगा? इतना ही होगा, 5-6 हज़ार। और कितना होगा? 7 हज़ार हो जाएगा। सैलरी 1 लाख होगी तो तकरीबन इतना ही होगा, 10 हज़ार हो जाएगा। यानी ऐसी चीजें जब आपकी इनकम बढ़ती है आप उस पर कम खर्चा करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ योर इनकम। आपकी इनकम थी, अभी इनकम मान के चलता हूं आपकी पॉकेट मनी लेट्स से आपकी 15 हज़ार है, खाने पे खर्चा कर रहे हो आप कितना? 5 हज़ार। यानी आप 33% रुपीज, 33% पैसा आप खाने पे लगा रहे हो। अब आपकी इनकम हो गई, आप एफडब्ल्यू लग गए, बोलो आमीन। सैलरी होती है एफडब्ल्यू की 50 हज़ार के आसपास, 48 से 52,000 के बीच में होती है, डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ है। सिटी में होगी तो 50 हज़ार आपके इन हैंड आएगा, सेक्रेटरीट में होगी तो 52,000 इन हैंड आएगा, गांव के एरिया में होगी तो 48,000 के आसपास आएगा। इसमें मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप किसी को देखनी होगी तो पूरा मैंने बताया कितना टीए, कितना डीए, कितना बेसिक सैलरी सब। तो 50 हज़ार पे सैलरी पे आप कितना खर्चा कर लोगे खाने पे? 10 हज़ार मान लो, 10 हज़ार मान लो, चलो भाई 10,000। कितना है ये 10 हज़ार 50 हज़ार का? 30%। इन्वेस्टमेंट ऑन फूड कितना हो रहा है? कम हो रहा है। 1 लाख हो जाएगी तो सैलरी। अब बोलो सर एफडब्ल्यू में 1 लाख कैसे होगी? आप में से जो करप्ट होंगे उम्मीद है कि कोई ना हो। कितना खर्च लोगे? 15 हज़ार मान लो, 5 हज़ार और बढ़ा रहे हो, एज अ परसेंटेज ऑफ 1 लाख कितना है? 15%। और घटा। जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो इन चीजों पे इंसान खर्चा कम करता है एज अ परसेंटेज ऑफ मनी। इनफीरियर गुड्स वो होते हैं। तो खाने पे तो इंसान खर्चा उतना ही करेगा मोर और लेस, बाकी चीजों पे जब इनकम बढ़ती है तो इंसान खर्चा लग्जरीज पे बढ़ाता है, गाड़ी पे, अच्छा घर, अच्छा कपड़े, अच्छा लैपटॉप, अच्छी मोबाइल, अच्छा टीवी, अच्छा फ्रिज, लग्जरीज ज्यादा करता है। तो गिफन गुड्स इंफीरियर गुड है इस सेंस में कि खाने पीने की चीजें हैं, इनकम बढ़ती है तो इन पे ज्यादा खर्चा नहीं बढ़ता। इनकी प्राइस अगर बढ़ती है तो हम इन पे ज्यादा पैसा खर्चते हैं। क्यों पता है? हमें लगता है कि यार अगर इनकी प्राइस बढ़ रही है तो आगे हो सकता है और महंगा मिले, और ये तो हमारे लिए बेसिक चीजें हैं, इनको तो हम छोड़ नहीं सकते, तो आप और खर्चा करते हो उसमें, इससे पहले कि आगे खर्चा हो, इसकी प्राइस और बढ़ जाए, खरीद लो। समझ गए? मान लो आज गवर्नमेंट बोलती है कि राइस की प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, तो ज्यादा स्टॉक करने लगेंगे हम, है ना, एक साथ को 1 क्विंटल 2 क्विंटल ले लेंगे। तो गिफन गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो हमारी स्टेपल डाइट के लिए है, हमारा बेसिक फूड है, इंफीरियर गुड है ये। इनकी प्राइस बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये एक्सेप्शन हो गया लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी, है ना। तो फर्स्ट एक्सेप्शन क्या हो गई? गिफन गुड्स। फिर हो गया वेबलेन गुड। वेबलेन गुड ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए लक्जरी है, स्टेटस सिंबल। इस पे हम ज्यादा प्राइस हो तो ज्यादा ही खर्चा करेंगे, इसकी डिमांड कम नहीं होती। एप्पल का मोबाइल लाख रुपए का भी आपको मिल जाए तो आप लोगे, लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट हो। हर एप्पल के मोबाइल पे डिमांड तो बढ़ती ही है लोगों की। अगर आप भी मेरी तरह मिडिल क्लास हो जो एप्पल 17 पे एप्पल 11 लेते हैं तो फिर अलग बात है। लेकिन कई लोग तो, कई लोगों के लिए एप्पल स्टेटस सिंबल है कि भाई उनके उनका ऐसा होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि जब एप्पल आता है नया सबसे पहले मैं लेके आता हूँ। लोग लाइन में खड़े होते हैं ना, खड़े रहते हैं लाइन में कि फर्स्ट मैं ही लूं, क्या है वो? स्टेटस सिंबल। सिमिलरली लैम्बोर्गिनी कार
और महंगी होगी तो लोग और लेते हैं। ये उन लोगों की बात है जिन लोगों के पास पैसा भी उतना है। तो जो भी चीज़ हमारे स्टेटस सिंबल के लिए होती है उससे पैसा ज़्यादा खर्चा करते हैं, उसकी डिमांड कम नहीं होती, बढ़ती है। शादी पे खर्चा होता है तो लोग लोन उठा के आलीशान शादी करते हैं, कहते हैं कि बारातियों का स्वागत पान पराग से करिए। हैं, होता है ना कि भाई बारातियों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये करो वो करो, पटाखे फोड़ो, बड़े से बड़ा ये करो, घोड़े पे एंट्री वगैरह वगैरह, प्री वेडिंग शूट, ड्यूरिंग वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट, शूट ही शूट। क्यों? उस चीज पे हमारा लक्ष्य स्टेटस सिंबल है, लोगों को दिखाना है हमको, है ना। प्रेवलेंट गुड्स। अब तो यार डिवोर्स शूट शूट भी हो रहे हैं। हाँ, सुना आप लोगों ने? डिवोर्स पार्टी भी हो रही है, बस अब तो बुलाया जाता है लोगों को, नाचते गाते हैं प्रॉपर, ये शादी की तरह ही। ये ट्रेंड बन रहा है हमारी जनरेशन में, डिवोर्स को सेलिब्रेट करना। तो इसका भी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। फिर आ गया नेसेसिटीज, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी, जैसे कि लाइफ सेविंग मेडिसिन हो गई, या फिर नमक हो गया, चीनी हो गया। कभी आपने सोचा कि यार नमक महंगा हो गया है, 40 रुपए केजी से 50 रुपए केजी हो गया, तो आज नमक कम खाते हैं। ये चीजें नेसेसिटीज की हैं, इनकी डिमांड कम नहीं होती प्राइस बढ़ने की वजह से, ठीक है। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गई, बुखार की टेबलेट, बुखार है तो बुखार की टेबलेट 20 रुपए से 40 रुपए क्यों ना हो जाए। तो आप कभी सोचोगे कि हम हम टेबलेट नहीं खाएंगे, हम देसी इलाज करेंगे? ऐसा नहीं होता। जब बीमार इंसान सब कुछ खर्च करता है ठीक होने के लिए। पेन किलर होती है तो पेन जब होती है तो उस इंसान ये थोड़ा सोचता है कि यार महंगी बड़ी दवाई 70 रुपए की एक टेबलेट है। तो इंसान बोलता है लाओ यार, पेन बहुत हो रही है, नेसेसिटी है। ऐसी चीजें जिनका प्राइस बढ़ रहा है और आपको लगता है आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगा, जैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ना शुरू हुई, लोगों ने बोला यार आगे और बढ़ने वाला है, खरीद लो, लोगों ने खरीदना और शुरू कर दिया। जब भी फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन राइज होता है तो ऐसी चीजें लोग ज्यादा खरीदते हैं, हायर प्राइस पे और भी ज्यादा खरीदते हैं। उसके बाद कंज्यूमर इग्नोरेंस, जब लोगों को चीजों के बारे में पता नहीं होता है, इग्नोरेंस होती है चीजों के बारे में, तो लोग बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी चीजों पे खर्चा करते हैं, है ना। तो दिस मीन्स दैट ये सब चीजें एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की। लिख दिया सबने? लिख दो एक एक करके, सबने लिख दिया? गिवन गुड्स, वेबलेंट गुड्स, नेसेसिटीज, ऑनलाइन, सबने लिख दिया? ठीक है। हाँ, मुनीब बोल रहे हैं सर, जो एडिक्शन है सिगरेट टाइप, उसमें भी कितना भी प्राइस बढ़ा लो वो भी इंसान छोड़ता नहीं है ना। सिगरेट पे तकरीबन 80% टैक्स लगता है, बाकी प्राइस उसकी बहुत कम होती है, बट उस पर टैक्स लगाते जाते हैं, लोग कभी कंजम्पशन कम नहीं करते, एडिक्शन है। इसको एक हिसाब से कंज्यूमर इग्नोरेंस भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या आ गई, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। लिख लिया सबने? सबने लिख दिया? अब कितने किस्म की डिमांड होती है? प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, जॉइंट डिमांड एंड कंपोजिट डिमांड। प्राइस डिमांड का मतलब होता है प्राइस के बदलने की वजह से जो डिमांड में चेंजेस आए, वो आ गया प्राइस डिमांड। इनकम डिमांड होता है आपकी इनकम बढ़ने या घटने की वजह से जो चीजों में डिमांड में चेंज आए, वो आ गया इनकम डिमांड। फिर है क्रॉस डिमांड, एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में कमी आई, एक प्रोडक्ट की प्राइस घटी, दूसरे प्राइस के प्रोडक्ट में डिमांड में इंक्रीज हुआ, ये होता है क्रॉस डिमांड। फिर होता है जॉइंट डिमांड, जो चीजें साथ में इस्तेमाल होती है, कार लोगे तो पेट्रोल की डिमांड बाय डिफॉल्ट ही है ना। अच्छा, ब्रेड लोगे
तो बटर या जैम की डिमांड बाय डिफॉल्ट ही है। चाय पत्ती लोगे तो दूध और पानी और चीनी की डिमांड तो बाय डिफॉल्ट ही है। कॉफी लोगे, पानी की डिमांड तो बाय डिफॉल्ट है। तो आ गया कंपोजिट डिमांड, एक ऐसी चीज जिस एक चीज से बहुत सारे काम किए जा सके। मिल्क है, मिल्क के बटर भी बनता है, लस्सी भी बनती है, मिठाई भी बनती है, खोया भी बनता है। कोल है, कोल को जलाने के काम भी आता है, गर्मी करने के, बिजली प्रोड्यूस करने के काम भी आता है ना। और कई सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में भी चारकोल यूज किया जाता है ना, एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं उसको। स्टील है, गाड़ी बनाने का काम भी आता है, मशीन बनाने का काम भी आता है, बीम बनाने का काम भी आता है, पिलर बनाने का काम भी आता है। तो कहते हैं कंपोजिट डिमांड, द गुड्स विच आर यूज्ड फॉर मल्टीपल थिंग्स। लिख दीजिए। डिराइव डिमांड, और एक होती है, क्या होती है डिराइव डिमांड? हाँ बिल्कुल सही, ये कह रहे हैं डिराइव डिमांड भी एक किस्म की चीज होती है कि अगर आपने लैंड खरीदी तो आप अगर उस लैंड का एग्रीकल्चरल यूज करना चाह रहे हो तो फसल के लिए जो सीड वगैरह होते हैं, खाद वगैरह होता है, उसकी डिमांड हो जाएगी। अगर आपने लैंड घर बनाने के लिए लिया था तो सीमेंट की डिमांड, सरिये की डिमांड उसकी हो जाएगी डिराइव डिमांड। किसी चीज की वजह से डिमांड, डिराइव डिमांड ये भी हो सकता है, कह सकते हो। ठीक है जी, डिमांड कर्व हमने पढ़ लिया। अब कल हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कोई सवाल है आज का? हाँ, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? इनकम इफेक्ट का मतलब जब भी इनकम बढ़ने की वजह से आपका डिमांड किसी चीज का नहीं था, अब है, तो बोलेंगे भैया तूने कैसे खरीद लिया भाई? बोला मेरी नौकरी लग गई यार, तो इनकम इफेक्ट है। इनकम होने की वजह से डिमांड बढ़ी तो इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या मतलब है? पहले मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रहा था, ये पेन यूज कर रहा था, अब मैं दूसरा वाला पेन यूज कर रहा हूं, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये वाला पेन क्वालिटी में भी बेटर है, या फिर अगर क्वालिटी में सेम है तो प्राइस में कम है, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया इसका। ये क्यों खरीदा भाई? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि ये इससे बेटर है। समझ गए? इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन। देखना चाहोगे? देखिए इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट लिखिए। इनकम इफेक्ट इज द चेंज इन डिमांड इनकम इफेक्ट इज change in demand due to changed income. Income effect is in the change in demand due to changed income. Or changed purchasing power. Income effect is in the change in the demand due to change in income और change in purchasing power. या तो आपकी इनकम बढ़ जाए या तो चीज की प्राइस घट जाए, बात तो एक ही। अगर चीज की प्राइस घट रही है तो आपकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है। पहले कोई चीज 10,000 में मिल रही थी या 5,000 में मिल रही है, तो आपके लिए वो अफोर्डेबल होगी तो आप खरीद सकते हो। दोनों में से कुछ भी हो, इनकम इफेक्ट ही होगा। या तो आप इनकम बढ़ गई तब भी इनकम इफेक्ट की वजह से आपने ज्यादा खरीदा, या तो आपकी एज की जो चीजें थी वो सस्ती हो गई, अब आपकी उसी इनकम में आप ज्यादा खरीद सकते हो, वो भी इनकम इफेक्ट ही है। तभी मैंने लिखा परचेजिंग पावर। ये परचेजिंग पावर आपकी बढ़ सकती है या तो आपकी इनकम बढ़ जाए, चीजें सस्ती हो जाए, दोनों केस में आपकी इनकम ज्यादा स्ट्रांग होगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। सेकंड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द चेंज substitution effect is the change in demand due to cheaper substitutes. Due to cheaper substitutes. जब आप कुछ चीज कंज्यूम कर रहे हो उसका आपको चीप सब्स्टिट्यूट मिल जाए तो आप उस तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है जी।
जैसे कि अगर आपको विंग से उड़ान का कोर्स लेना है तो आपको लग रहा है कि फी ज्यादा है, तो आपने देखा दूसरे वाले की फी कम है, तो आपने उस तरफ शिफ्ट कर दिया, हो जाएगा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। वो चीपर ऑप्शन था आपके लिए। हमारी नजर में तो बाकी चीज में भी वो चीपर है, क्योंकि जहां पर एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा रहा है वो तो कम ही चार्ज करेगा। जहां 8-9 टीचर पढ़ा रहे हैं, हर टीचर अपने सब्जेक्ट पे मेहनत कर रहा है, एमसीक्यू बना रहा है, तो उस सेंस में कहीं सस्ता काम महंगा ना पड़ जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। राइट डिमांड का मतलब है आपने जमीन खरीदी,